हम लेकर आ गए हैं आपके लिए क्लास 9th का एक सुंदर सा लेक्चर जो कि है L9। और क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं जीवन की मौलिक इकाई अध्याय 5 से, और वही सेल, हमारी प्यारी सेल जो सबकी फेवरेट है, वो पढ़ रहे हैं। और उसमें हमने देखा कि हम क्या चैप्टर फ्लो क्या था हमारा, तो चैप्टर फ्लो था कोशिका की खोज और ये सारी चीज़ें, और काफ़ी हद तक हम इसको एंड तक पहुंच गए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कोशिकांग, जिसके बारे में मैंने आपसे लास्ट टाइम कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिकांग पढ़ेंगे। उसमें हम एक तो ER और ER के कार्य पढ़ेंगे, उसके बाद गोल्जी काय पढ़ेंगे और उसके बाद लाइसोसोम। ये 3 टाइप के कोशिकांग ही हम आज करेंगे। पहले आपको एक बता देते हैं कि कोशिकांग होते क्या हैं और क्या कौन कौन से हैं, ठीक है। तो चलिए, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, सुंदर सा ब्यूटीफुल सा डायग्राम, ये एक पादप कोशिका का डायग्राम है, ठीक है, प्लांट कोशिका का है, एनिमल का नहीं है। तो आप बोलेंगे कि मैम अरे आप तो जीनियस है, आपको कैसे पता कि ये प्लांट सेल का है? तो मैम जीनियस है, देखो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है। तो क्लोरोप्लास्ट किस में होता है? पादप कोशिका में होता है, अभी बताएंगे उसके बारे में भी। तो पहले मैं आपको एक बार लिस्ट बता देती हूँ कि क्या क्या कोशिकांग होते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, उन 3 कोशिकांग को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये देखो, ये कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति है, ये हमें पता है। ये पादप कोशिका की बात कर रहे हैं। हमने कहा था कि बीच में होता है केंद्रक, ये देखो अलग से पड़ा हुआ, हमने अलग कर दिया है। तो ये है हमारा केंद्रक, ठीक है, केंद्रक है। अब हमने कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में जितना कुछ भी पाया जाता है उसे हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य। जो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ये ग्रीन ग्रीन सा चीज है ना, ये खाली नहीं है, ये क्या है, एक जेली समान पदार्थ है, और उसी को हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य। और इसी कोशिका द्रव्य के अंदर ये जो छुटुक पुटुक से चीजें दिख रही हैं, यही हमारे प्यारे कोशिकांग है। इनको कांग क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पूरे अंग नहीं है। अंग तो कैसा होता है, हाथ पैर मुंह ऐसे, लेकिन ये ऐसे नहीं है, ये उनका छोटा रूप है, इसीलिए इनको कोशिकांग कह देते हैं, ठीक है। चलिए, अब क्या है, क्या क्या है पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले केंद्रक की बात हो गई, ये ग्रीन ग्रीन कलर की बात हो गई। यहाँ पे देखिए आपको एक केंद्रक से बिल्कुल जुड़ी हुई संरचना दिख रही होगी, जाली जैसी। ये है हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट में ER भी कहते हैं, ठीक है। क्यों? यहाँ एंडो का E और रेटिकुलम का R। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? हिंदी में इसे कहते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका। ठीक है। दूसरी चीज, यहां पे देखिए आपको एक ग्रीन ग्रीन कलर सा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये है हमारा क्लोरोप्लास्ट। अब आप ये बोलेंगे ये क्लोरोप्लास्ट क्या है मैम? तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, जो क्लोरोप्लास्ट है, कोशिका, आपने प्लांट के बारे में पढ़ा है, प्लांट क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें बचपन से रटाया गया है कि उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, इसीलिए वो ग्रीन कलर के होते हैं। वो ग्रीन कलर कोशिका में ऐसे बिखरा नहीं रहता, उसका एक अपना पर्सनल रूम होता है, पर्सनल कमरा होता है। उस पर्सनल कमरे को या उस अंगक को हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल किस में रहता है, क्लोरोप्लास्ट में रहता है, और इसीलिए ये ग्रीन कलर का होता है। और दूसरा, जहां सारी कोशिकाओं में बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इसीलिए पादप कोशिका कैसे कलर की होती है, ग्रीन कलर की होती है, प्लांट सेल्स जितनी भी होती है। अब आप बोलेंगे क्या हम में भी कोशिका क्लोरोप्लास्ट होता है? नहीं, वरना हम भी कैसे होते, ग्रीन कलर के। फिर आप पूछेंगे मैम वो एवेंजर मूवी में वो एक ग्रीन कलर की लड़की होती है, क्या उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है? नहीं बेटा, उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, क्योंकि वो फिल्म है, ठीक है। और वो एक डायलॉग है ना, दिखावों पे ना जाओ अपनी अकल लगाओ, तो उसमें कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं है। फिर ये आपको पर्पल कलर के दिख रहे होंगे, ये होते हैं लाइसोसोम। मैं सबकी हिंदी भी लिखती जा रही हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप लिस्ट बना लो, सारी मेहनत मुझसे ना करवाएं, सारा यहाँ पे अपने एक पेपर ले लीजिए, इसको बना भी सकते हैं, वैसे वीडियो आपके पास रहेगा और बनाएंगे तो बढ़िया है, और लिस्ट भी बनाते रहिए। फिर ये बड़ा सा एक थैले जैसी संरचना दिख रही है, ये एक
क्या है, बबल लाइक, मतलब बुलबुले जैसी संरचना होती है। इसको इंग्लिश में तो वैक्यूल कहते हैं, हिंदी में कहते हैं रिक्तिका। रिक्तिका नहीं, रिक्तिका, ठीक है। क्या करती है ये, इसका कार्य पढ़ेंगे हम। पादप कोशिका में ये बड़ी सी होती है जैसे कि दिख रही है, लेकिन जंतु कोशिका में ये 1 या 2 और छोटी होती है, ठीक है। फिर आते हैं ये कोने पर जो आपको दिख रहे हैं ऑरेंज कलर के, ऐसे ये भी जाल जैसा ही है, लेकिन ट्यूब बोल सकते हैं आप इसको, नलिका संरचना, इसको बोलते हैं गोल्जी काय, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं और गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। क्यों? कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है 2-3 चीजों से मिली हुई संरचना। ये जो गोल्जी काय है ना, ये अकेला नहीं रहता, इसकी क्या है, इस ये अंतःप्रदवी जालिका है ना, ER, इससे बहुत फ्रेंडशिप है, ये बार बार उससे जुड़ा हुआ रहता है और उससे जुड़ के अपना खाना पीना लेके सटक लेता है ना, तो ये इसके साथ कनेक्शन रहता है इसका, इसीलिए इसको कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। लाइसोसोम, राइबोसोम के साथ भी अच्छी मित्रता है इसकी, इसीलिए इसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं। फिर ये ब्लू ब्लू कलर के आपको जो दिख रहे हैं, ये है हमारे प्यारे राइबोसोम, जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में इनका जिक्र किया था। और ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि प्रोकैरियोटिक में कितने राइबोसोम किस टाइप का होता है और यूकैरियोटिक में राइबोसोम किस टाइप का होता है। आई होप आपको याद हो, और नॉर्मल कमेंट में लिखेंगे, लाइव चैट वाले में नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो मुझे बाद में दिखते नहीं है। फिर आप बोलेंगे मैम दिखते आपको देखना नहीं आता। अब जो भी है, नहीं आता देखना मुझे, तो आप उसको नॉर्मल कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। चलिए, और जिसको भी कोई डाउट होता है, वो मेरा निवेदन है कि वो नॉर्मल कमेंट में डाउट लिखे, ताकि मैं उसे बाद में पढ़कर आंसर दे सकूं। एट ए टाइम सबके आंसर नहीं हो पाते। चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया, फिर क्या है, ये पर्पल दिख रहे हैं, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। आप अभी ये सोच रहे होंगे कि क्या हर कोशिकांग 2-2, 3-3 होते हैं? हाँ, हर कोशिका में कोई भी अंगक एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। केंद्रक हमने पढ़ लिया, सारी चीजें हो गई लगभग। ये सारे हमारे कोशिकांग हैं और इनमें से कुछ 3 आज हम पढ़ने वाले हैं। एक तो गोल्जी बॉडी को यानी गोल्जी काय को, एक ER रेटिकुलम को और एक लाइसोसोम को, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अंतःप्रदवी जालिका, जैसा कि मैंने इसका हिंदी बताया था, इसको इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। गार्नियर ने सर्वप्रथम इसे प्रकाश सूक्ष्मदर्शी में देखा था, ठीक है, या इसका पता लगाया था। तो गार्नियर, एक बार अब बोलेंगे आप, ये प्रकाश सूक्ष्मदर्शी क्या है? जो हमने प्रैक्टिकल में देखा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, उसी को प्रकाश कहते हैं, क्योंकि आपको बताया था मैंने, वहां प्रकाश की किरणें आती है ना, उसमें छेद में से प्रवेश करती है। तो इनको देखने के लिए प्रकाश की जरूरत होती है। एक होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उसमें इलेक्ट्रॉन की बौछार की जाती है, उसमें लाइट की जरूरत नहीं रहती इतनी, बिना लाइट के भी देख सकते हैं, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन वाला होता है। पॉटर को ER का खोज करता माना गया है। भाई इन्होंने देखा था लेकिन उसको नाम वाम नहीं दिया था, पॉटर सारा क्रेडिट ले गए और उन्होंने क्या बता दिया, पॉटर को ही क्या कहा जाता है, खोज करता। मतलब अंतःप्रदवी जालिका कोशिका में है, ये किसने खोजा? पॉटर ने। अंतःप्रदवी झिल्ली युक्त नलिकाएं शीट का एक बहुत बड़ा तंत्र होती है। ये लंबी नलिकाएं अथवा गोल अथवा आयताकार थैलों की तरह दिखाई देती है। भाई नली के समान भी हो सकती है, गोल भी हो सकती है और आयताकार भी हो सकती है। देखिए यहाँ पे कैसी है, लंबी नलिकाकार भी है, कहीं कहीं आपको ऊपर गोल गोल डॉट भी दिख रहे होंगे, है ना। तो सब टाइप की, और आयताकार भी हो सकती है, मतलब ऐसा शेप भी हो सकता है, ये देखिए थोड़ा सा आयताकार शेप भी हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइप की हो सकती है, इसको हम बना भी लेते हैं। तो ये कोशिका है, कोशिका में क्या होगा, केंद्रक, और ये मैंने कहा इसका केंद्रक से बड़ा संबंध होता है, तो ये केंद्रक के ही आसपास मिलती है, ऐसे नलिका समान संरचनाओं के रूप में, और गोलाकार रूप में भी कहीं कहीं कुछ कुछ दिखता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, अंतःप्रदवी जालिका। अब देखिए ये क्या है, ये वो हमारा प्यारा केंद्रक है। अब ये कोशिका नहीं है बाहर, हमने केंद्रक से इसको लिया है, क्योंकि मैंने कहा केंद्रक से चिपका हुआ रहता है। ये आपको पर्पल कलर के दिख रहे हैं थ्रेड, ये क्या है, वो DNA
है जिसकी बात हमने पिछली क्लास में की थी, जिसे ही हम क्या कहते हैं, न्यूक्लिक अम्ल भी कहते हैं। डीएनए होता है, आरएनए होता है और प्रोटीन होते हैं, वो यही सब है। बीच में एक सघन चीज होती है जिसे हम क्या कहते हैं, केंद्रिका कहते हैं। ये सारी बात हमने पिछली क्लास में कर ली थी, पर यहाँ पे दिख रहा है तो हम बता देते हैं। बात करते हैं अंतःप्रदवी जालिका की। तो अंतःप्रदवी जालिका दिख रही है आपको जाल समान, लेकिन यहाँ पे आपको दो डिफरेंस दिख रहे होंगे। पहली जो अंदर की तरफ है उसमें रेड रेड कलर के डॉट दिख रहे हैं आपको, और बाहर वाली है वो एकदम चिकनी मस्त शेप में दिख रही है। तो इसी आधार पे अंतःप्रदवी जालिकाएं जो होती है वो दो होती है। पहली अंतःप्रदवी जालिकाएं दो प्रकार की होती है, खुरदुरी अंतःप्रदवी जालिका और चिकनी अंतःप्रदवी जालिका। ठीक है, क्यों खुरदुरी और चिकनी कह रहे हैं? देखो इस वाली पे क्या है, डॉट डॉट है। आप किसी प्लेन सरफेस पे, प्लेन सतह पे ऐसे डॉट लगा दोगे तो क्या वो अब चिकनी रहेगी? मिट्टी डाल दो, है ना, मिट्टी डाल दो, क्या वो चिकनी रहेगी? नहीं, कैसी हो जाएगी? खुरदुरी। तो इसको बोलते हैं खुरदुरी अंतःप्रदवी जालिकाएं, और इंग्लिश में इसे शॉर्ट में बोलते हैं RER। क्यों RER? क्योंकि खुरदुरी को हम बोलते हैं रफ, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो पता ही है आपको कि अंतःप्रदवी जालिका को क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसीलिए इसको शॉर्ट में हम क्या कह देते हैं, R, रफ, RER। ठीक है, इसलिए RER लिखा है। चिकनी, ये देखिए इस पे कुछ भी नहीं है तो ये स्मूथ है, चिकनी है, इसलिए इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी शॉर्ट में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को SER कह देते हैं। तो दो प्रकार की अंतःप्रदवी जालिका है। अभी आप भी बोलेंगे क्या इस पे भी मिट्टी डाल रखी है? नहीं, इस पे मिट्टी नहीं डाल रखी। ये जो डॉट डॉट दिख रहे हैं ना, ये है राइबोसोम। हाँ, वही राइबोसोम जो अभी बताए थे, वो कोशिका द्रव्य में भी रहते हैं और अंतःप्रदवी जालिका के ऊपर चिपके रहते हैं। कुछ काम है इनका, ये हमारे शरीर में जो प्रोटीन बनता है ना, उसको बनाने में सहायक होती है अंतःप्रदवी जालिका, और उसमें भी उसको किसकी हेल्प चाहिए होती है? राइबोसोम की हेल्प चाहिए होती है। इसीलिए ये दोनों आपस में साथ साथ रहते हैं। ठीक है, ER सूक्ष्मदर्शी से देखने पर खुरदुरी दिखाई पड़ती है क्योंकि इस पर राइबोसोम लगे होते हैं। ठीक है, चलिए अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या काम होते हैं? तो पहला काम है, यह कोशिका के अंतःकंकाल यानी एंडोस्केलेटन। हमारी बॉडी है, बॉडी में क्या है? बोन है, बोन से बना हुआ है ताकि हमारा शरीर अच्छे से शेप में रहे। अगर हम भी कैसे होते हैं, स्लाइमी जैसे होते हैं, स्लाइमी आती है ना खेलने की, या जेली होते तो ऐसे ऐसे हिल रहे होते, कभी तो ऐसे लपट जाते हैं, कभी ऐसे। हमको सीधा कौन रख रहा है? हमारा एंडोस्केलेटन यानी अंतःकंकाल। तो कोशिका का भी शेप मेंटेन करने में अंतःप्रदवी जालिका कंकाल की तरह काम करती है ताकि वो ऐसे ऐसे हिले नहीं, जेली जैसे। ठीक है, तो इसीलिए अंतःप्रदवी जालिका का एक काम क्या है कि ये एंडोस्केलेटन, एंडो का मतलब होता है अंदर, और स्केलेटन आपको पता है कंकाल, तो की तरह कार्य करती है। वह इसे यांत्रिक बल प्रदान करती है, मतलब मैकेनिकल सपोर्ट। वही कोशिका को क्या करती है? सपोर्ट। मान लो ये कोशिका है, एक मुक्का मार तो ये चिबी हो जाएगी, इसका तो जान ही निकल जाएगी। तो इसको यांत्रिक सबल तो चाहिए। जैसे आपको एक मुक्का मारते हैं लेकिन आपका क्या ऐसा शेप हमेशा ऐसा कैसा रह जाता है? नहीं, हमारा कंकाल है, हमारी कुछ कोशिकाएं हैं जो उसको मेंटेन रखती है। कोशिका हम में ही तो है, तो उस शेप को मेंटेन रखने के लिए कोशिका में भी एक कंकाल होता है जिसको बोलते हैं अंतःकंकाल। हालांकि ये हमारे जैसा बोन्स का नहीं बना होता, नॉर्मल है ये जो अंतःप्रदवी जालिका की संरचना आपने देखी, पर ये यांत्रिक बल प्रदान करती है। ERE तैयार प्रोटीन आवश्यकता अनुसार ER के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेजा जाता है। मैंने अभी आपसे कहा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम होते हैं जो क्या निर्माण करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं, और फिर ये उसको कोशिका के द्रव्य में भेज देते हैं, क्योंकि ये कहाँ उपस्थित है? कोशिका द्रव्य में। लेकिन ये ऐसे नहीं भेजते, इसकी हेल्प कौन करता है? गोल्जी काय करता है, जो अभी नेक्स्ट आने वाला है। ठीक है, मैंने कहा था ना ये अंतःप्रदवी जालिकाएं, गोल्जी काय, राइबोसोम, इनका घनिष्ठ संबंध होता है, बहुत अच्छे फ्रेंड है ये, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। स्मूथ वाली जो कि चिकनी वाली है, वसा व लिपिड अणुओं को बनाने में सहायक होती है। भाई रफ वाली पे तो राइबोसोम है,
तो वो तो प्रोटीन बनाते हैं, तो उनका काम पता चल गया। लेकिन जो चिकनी वाली है उसका क्या काम है? उसका कोई काम नहीं है। जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रही है, चाहे वो प्रोटीन हो, और वसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं बनती, वो गोल्जी बॉडी में बनती है और भी कहीं बनती है। तो जो भी बन रहा है उसको क्या करती है? स्टोर करके रखती है, मतलब अपने अंदर डाल के रखती है। तो ये क्या करती है? सहायक है, बनाती नहीं है ये, ठीक है। सहायक शब्द लिखना जरूरी है, बनाते कोई और है। या तो उसको पैक करके रखेगी फ्यूचर के लिए, या फिर किसी की हेल्प कर देगी। जैसा कि मैंने कहा गोल्जी बॉडी बना रहा है तो उसमें इसका थोड़ा बहुत सहयोग हो जाएगा। ईआर का एक कार्य कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अथवा कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों तथा केंद्रक के मध्य पदार्थों के परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य करता है। ये क्या है? देखो, ये कोशिका है, हमने कहा ये केंद्रक है, और यहां पे क्या उपस्थित है? ये अंतःप्रदवी जालिका है। अब इसने, मैंने आपसे कहा था केंद्रक सारी कोशिका की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो केंद्रक में जो कुछ बन रहा है, क्या वो ऐसे बाहर थोड़ी फेंक देता है, ले कोशिका द्रव्य, ले कोशिका द्रव्य, किसी के थ्रू भेजता है। छिद्रों के साथ तो भेजता ही है, साथ में वो क्या करता है? अपनी चीजों को, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ कौन है? अंतःप्रदवी जालिका है, तो अंतःप्रदवी जालिका को दे देता है। फिर अंतःप्रदवी जालिका इन ट्यूब्यूल के माध्यम से, यानी नलिकाओं के माध्यम से आगे पहुंचाती रहती है। तो ये क्या करती है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है यही चीज कि विभिन्न क्षेत्रों के मध्य, जितने भी क्षेत्र हैं उनमें कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्र में, या केंद्रक के मध्य पदार्थों का, मतलब केंद्रक से कोशिका द्रव्य में अगर कुछ पहुंचाना हो तो भी ये काम करेगी, और खुद के कंपार्टमेंट को कोशिका द्रव्य में पहुंचाना हो तब भी ये क्या करेगी? आगे से आगे पहुंचाने का काम करती है। परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। यकृत की कोशिकाओं में, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ है? सब कोशिकाओं में, जितनी भी कोशिकाएं आपकी, सब में, आपकी, जंतुओं की, सबकी। हम में एक लीवर भी है, लीवर किसका बना होगा? कोशिका का। हार्ट किसका बना हुआ है? कोशिका का। ईयर किसके बने हुए हैं? कोशिका के। तो सब जगह कोशिका है। तो जो लीवर वाली यानी यकृत वाली कोशिकाएं हैं, जिनमें कौन सी कोशिकाएं होंगी? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि चिकनी अंतःप्रदवी जालिकाएं जो होंगी, उनका क्या काम है? वो क्या करती हैं? विष तथा दवा को निराविषीकरण करती हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि आपने अगर कोई दवाई खाई है, ठीक है, और उसमें बहुत सारे केमिकल्स मिले हुए, जब आप कोई दवाई खाते हैं तो वो दवाई डायरेक्टली आपकी कोशिका के अंदर नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? क्योंकि हमारी कोशिका में ये जो कोशिकांग है ना, जैसे अभी मैंने बोला कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारी कोशिकांग उसको क्या समझती है कि वो कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, तो उसको पहले तो नष्ट कर देती है। तो या फिर आपने मान लो कि कोई गलती से कोई दवाई खा ली, क्या कोई आदमी कुछ भी, आप बोलते हैं कि ये चीज़ जहरीली होती है और ये चीज़ पॉइजनस होती है, क्या आप उसको खाते ही मर जाते हो? नहीं मरते। क्यों? क्योंकि आपकी कोशिका पहले तो लड़ाई लड़ती है कि नहीं, आपको नहीं मरने देना है, कोशिका को नहीं मरने देना है। फिर जब इतना सारा केमिकल अगर आपकी बॉडी में चला गया है कि कोशिका भी कुछ नहीं कर सकती, तब आपकी डेथ होती है। तो ये क्या करता है? मेन हमारा जो लिवर है ना, वो क्या करता है? हमारे वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में सहयोग देता है। वैसे तो यूरिन निकलता है ना हमारा, तो उसमें लिवर का भी कोई कंट्रीब्यूशन होता है, हालांकि बहुत कंट्रीब्यूशन होता है, पर आपके हिसाब से मैं बता रही हूँ कि ये क्या लिवर के अंदर जाएगा, वो जो भी केमिकल आपने खाया है, और वहां पे जो चिकनी अंतःप्रदवी जालिका है ना, वो उसको निराविषीकरण, मतलब उसका जो विष है उसको काटने का काम करेगी, मतलब आपकी कोशिका को बचा के रखेगी, ताकि आपकी किडनी, लिवर, हार्ट पे उसका कोई असर न हो। जो भी हम केमिकल खाते हैं वो पहले लिवर में जाता है, फिर किडनी यानी वृक्क में जाता है, और फिर शरीर से बाहर निकलता है। तो यहाँ यकृत वाली जो कोशिकाएं वही वहां पे उसको क्या कर देती है? काटना शुरू कर देती है, मतलब खत्म करना शुरू कर देती है विष को। तो ये सारे थे अंतःप्रदवी जालिका के कार्य। अब नेक्स्ट जो है हमारा है गोल्जी काय, यानी कि गोल्जी बॉडी, जिसे हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ये देखिए चित्र, हालांकि हमने वहां पे देख लिया था कोशिका के अंदर जो कोने पर था, और ये कहाँ? कोशिका के साथ ही इस तरह से प्रेजेंट होगी, और इसमें भी क्या होगा? यही छोटे छोटे गोले भी होंगे, कुछ नलिकाएं भी होंगी, ठीक है। क्या है?
कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी काय का विस्तृत वर्णन उल्लू की तंत्रिकाओं में, कहाँ रिसर्च करते हैं ना वैज्ञानिक, दीवाने हैं ना, बायो साइंस के दीवाने, उनका काम ही है। तो इन्होंने उल्लू की तंत्रिका कोशिका मतलब नर्व सेल्स, जो हमारे बॉडी के या सजीवों में बॉडी में सेंसेस बनाती है कि सर्दी लग रही है या गर्मी लग रही है या रोना आ रहा है, इमोशन को कंट्रोल करती है, वो तंत्रिका कोशिकाएं करती हैं। तो उसकी तंत्रिका कोशिका में इन्होंने इसको अध्ययन किया था कैमिलो गोल्जी ने। इसका आपकी बुक में एक अलग से पैराग्राफ बना हुआ है येलो कलर का कि उन्होंने टेट्रासाइक्लिन की हेल्प से देखा था, है ना, उनको प्राइज भी मिला हुआ है, उसको जरूर पढ़ें, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है इनका। कैमिलो गोल्जी द्वारा वर्णित गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त चपटी पुट्टिकाओं का एक तंत्र, ये भी एक तंत्र जैसे आपको दिखने में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसा ही लग रहा होगा, है ना, लेकिन डिफरेंस है। देखो वो जो थी ना वो ऐसी थी, एक दूसरे से कनेक्टेड, ऐसे, है ना, बीच बीच में अलग भी थी, लेकिन ये थोड़ा अलग है। देखो एक दूसरे से सभी अलग है, मिली हुई नहीं है। ये मिलती कैसे है? ये देखो इसमें बबल फॉर्म होते हैं, यहाँ से ये पचका निकला, एक बबल निकला, ये अलग हो गया, फिर ये जाके अंतःप्रदवी जालिका में मिल जाता है ना, जो भी इसमें भरा हुआ रहता है ना। क्या काम करता है गोल्जी अभी देखेंगे। तो अंतःप्रदवी जालिका बनाती है, या तो वो खुद बाहर भेज देती है कोशिका द्रव्य में, या गोल्जी बॉडी को दे देती है कि तू जा ले जा, है ना, हम पे कोई काम देते तो हम क्या करते, दूसरों को तू ले जा, मैं थक गई हूँ, तो ऐसा वाला भी ये करती है अंतःप्रदवी जालिका। तो ये भी एक तंत्र होता है जो एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से सजी हुई, देखो मैंने कहा था ना वो तो कनेक्टेड होती है, ये ऐसे पड़ी रहती है एक के ऊपर एक, ऐसे दिख भी रही है आपको, समांतर रूप से, पैरेलल रूप से पड़ी हुई है पुट्टिकाएं या नलिकाएं, जिन्हें कुंडिका कहते हैं। ठीक है, इन झिल्लियों का संपर्क ईआर, देखो मैंने कहा ना अंतःप्रदवी जालिका से इसका बहुत फ्रेंडशिप है, उससे जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, अंतःप्रदवी जालिका के आसपास ही रहती है। तो ये जो कुंडिकाएं हैं उसको हम कहते हैं किस्ट्री बोलते हैं, और ये नलिकाएं जो हैं ये ट्यूबुल्स हैं। ये देखो ये बबल फॉर्म हो रहे हैं, ये धीरे धीरे संदेश अंतःप्रदवी जालिका से लेकर आएंगे, या इसमें अगर कुछ बन रहा है तो उसको देकर आएंगे। तो दो फेज होती है, देखो इसमें एक जगह आपको दिख रहा होगा ट्रांस या फॉर्मेजिंग फेज। फॉर्मेजिंग का मतलब बनने वाली, यहां से तो ये बनती है, कैसे बनती है, अंतःप्रदवी जालिका के कुछ हिस्से टूट के और ऐसे बबल होते हैं, फिर लंबे हो जाते हैं, तो वो गोल्जी बॉडी का संरचना बना देती है। और अपने अंतःप्रदवी जालिका क्या करती है, जैसे ये अंतःप्रदवी जालिका है, देखो मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझा देती हूँ। ये अंतःप्रदवी जालिका, इसमें क्या बन रहा है, हमने देखा प्रोटीन बन रहा है, क्योंकि इसमें क्या है, राइबोसोम है। अभी मैं बना नहीं रही पूरे, ये इसमें जो भी प्रोटीन बन रहा है ना, इससे एक बबल निकलेगा ऐसा, ये बबल अलग हो जाएगा, ये बबल अलग होके दूर जाएगा और फिर ऐसा शेप ले लेगा, ऐसा नलिका वाला। ऐसे ही बहुत सारे बबल होंगे और फिर वो ऐसे ऐसे बनते जाएंगे एक के ऊपर एक। तो जहां से ये बन रहे हैं उसको तो बनने वाली यानी फॉर्मिंग सतह बोल रहे हैं, और जहां ये बन चुके हैं, मिच्योर हो रहे हैं, इसको बोलते हैं हम मिच्योर फेज, यानी कि परिपक्व साइड। और फिर इसने इसको ट्रांसफर किया, ये आगे भी तो करेगा, तो इसमें से फिर ये बबल निकलने लग जाते हैं, और ये बबल जाते हैं कोशिका द्रव्य में, और जिसको जहां जो देना होता है वो दे देते हैं। ऐसे चलता है। इसमें लाइसोसोम का भी थोड़ा सा हाथ होता है। गोल्जी बॉडी के कार्य, स्त्रवण, अभी मैंने कहा स्त्रवण का मतलब सिक्रीशन करना, है ना, वही कर रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको दे रहा है, ये किसी और को दे रहा है। उदाहरण अग्नाशयी रस व श्लेष्मा का स्त्रवण करता है। क्या है अग्नाशयी रस? हमारे जब हम खाना खाते हैं तो हमारे स्टमक के जो पार्ट्स हैं उसके उसमें एक हिस्सा होता है अग्नाशय। ठीक है, आप पता नहीं मुझे आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है कि नहीं, इसीलिए मैं उतना डिटेल में नहीं जा रही। तो आप पेट में एक संरचना होती है और उस संरचना से एक जूस निकलता है खाने को पचाने के लिए, उसको बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूस। और कुछ श्लेष्मा भी निकलता है। श्लेष्मा क्या है? एक जेली जैसा सफेद पदार्थ है।
भाई जो भी हम खाना खा रहे हैं उसमें मसाले हैं, तेल है, तो हमारे जो पेट की जो झिल्लियाँ है ना वो बहुत पतली पतली, उनको नुकसान हो सकता है। या हमने कोई ऐसी तीखी चीज़ खा ली है जलन वाली, ज़ुबान जल जाती है, तो भाई पेट की कोशिकाएं तो बहुत सॉफ्ट है, तो उनको इन सब चीज़ों से बचाने का काम जो है ना वो म्यूकस करता है, पेट में हमेशा रहता है। ठीक है, और भी बहुत सारी सेल्स में रहता है, हमारी नाक में भी रहता है म्यूकस, तभी वो मिट्टी जो होती है वो जाती है तो नाक में बालों की और इस म्यूकस की वजह से वहीं चिपक जाती है, फिर हम वो गींगे निकालते हैं। मैम आप बोलेंगे मैम गंदी बातें करने लगी, भाई विज्ञान है तो वो म्यूकस की वजह से ही वो बनते हैं गींगे, मिट्टी अटक जाती है वहां पे। लाइसोसोम का निर्माण करती है। लाइसोसोम क्या है? वही एक कोशिकांग है। तो गोल्जी बॉडी लाइसोसोम का भी निर्माण करती है। कैसे? अभी मैंने कहा ये गोल्जी बॉडी है ना, ये स्त्रवण तो कर रही है, फिर ये जो इससे छोटे छोटे जो निकलते हैं ना वो आगे जाके बड़े होके लाइसोसोम भी बन जाते हैं। बहुत काम है सबके, सब मिलजुल के काम करते हैं कोशिका में, तब कोशिका इतनी पावरफुल है। ठीक है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति का भी निर्माण करती है। पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति है उसको बनाने में भी गोल्जी का हाथ होता है। कैसे? यही यहाँ से गोले निकालेगी, ये गोले जाके जो भी बाहर कोशिका भित्ति है अगर उस टूट गई है या उसमें कोई दरार आ गई है तो वहां पे जाके ये चिपक जाती है, चिपक जाएगी और सीधी हो जाएगी, तो वहां की रिपेयरिंग हो जाएगी। ऐसे तंत्रिकीय स्त्रवण करती है। तंत्रिका कोशिका आपको बताई जो हमारे सेंसेस को कंट्रोल रखती है, सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है ना, तो उनको ले जाने में के लिए जो कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। अब न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है मैम? तो ये जो हम सेंस हमें फील होते हैं ना, हंसना, रोना, कोई पिन चुभ होता है तो हम ऐसे चिल्लाते हैं, तो इनको कौन ले जाता है? इनको कुछ केमिकल्स होते हैं जो उस जगह से हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं कि इसको पिन चुभी है। हालांकि ये बहुत स्पीड से होता है, तो उनका स्त्रवण भी कौन करती है? उन केमिकल्स का तंत्रिका कोशिकाओं में गोल्जी। शर्कराओं का भी निर्माण करती है। कुछ शर्कराएं मतलब कार्बोहाइड्रेट, जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च, तो बॉडी में जब जरूरत होती है तो शर्कराओं का निर्माण भी करती है। चलिए, ये गोल्जी के कार्य हो गए। अब हम आते हैं लाइसोसोम पे। लाइसोसोम क्या है? कुछ नहीं, हमने जो फर्स्ट फोटोग्राफ देखा था, आपने देखा था एक गोल बस ऐसी सी संरचना होती है ना, और उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स भरे होते हैं। ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो किसी को भी गला सकते हैं, किसी को भी पचा सकते हैं, मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं कि उसको पाचन कर सकते हैं, कोशिका को भी। अभी पढ़ेंगे, देखो संरचना दृष्टि से लाइसोसोम झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है। इसमें पाचक एंजाइम होते हैं, आ गया ना, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो किसी को भी पाचन कर सकते हैं। ठीक है, RER इन एंजाइमों को बनाते हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा कि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है, सब बनाती है, वो भी RER वाली, मतलब जिसपे राइबोसोम है, वो गोल्जी को देती है, गोल्जी फिर लाइसोसोम को देता है, इस तरह पूरे कोशिका में फैलते रहते हैं। तो ये जो पाचक एंजाइम है ना, इसमें कहाँ से आए? इसको बनाने का काम भी किसका है? RER यानी RER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य है, वो भी जो रफ वाली है यानी कि खुरदुरी अंतःप्रदवी जालिका, इसको ये बनाकर देती है। नेक्स्ट क्या कार्य है इसका? लाइसोसोम कोशिका अपशिष्ट निपटाने का तंत्र है। ये बाहरी पदार्थों एवं कोशिका अंगों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करती है। अब देखो, कोशिका में बहुत सारी क्रियाएं हो रही है ना, ये भी बन रहा है, वो भी बन रहा है, ये भी चल रहा है, वो भी चल रहा है। अब वो भी कोशिका ठहरी, उसमें भी कुछ हम जो ये अलड़ बड़ल खाते हैं ये कहाँ जाएगा? इनडायरेक्टली कहाँ जाता है? कोशिका के अंदर ही जाता है। कोशिका उसको अवशोषित करती है, चाहे आप कोई अच्छी चीज खा रहे हो, चाहे आप कोई बुरी चीज खा रहे हो। तो कोशिका में अगर कोई ऐसी चीज आ गई है जो उसके लिए फायदेमंद नहीं है या आपके लिए फायदेमंद नहीं है, जैसे बैक्टीरिया आ गया है ना, कोशिका हम में बैक्टीरिया आया, मतलब वो इनडायरेक्ट वे में कहाँ जाएगा? हमारी कोशिका के अंदर जाएगा। मान लो बैक्टीरिया आ गया, अब क्या होगा इसका? तो ये जो लाइसोसोम होता है ना, मैंने क्या कहा कि ये सबको पचा देता है, तो लाइसोसोम को इसकी खबर हो जाती है कि मेरी बाउंड्री के अंदर कोई घुसपैठिया आ गया है, ये इसके पास जाएगा और इसके पास जाके इसको अंदर ले लेगा। कैसे? ऐसे। अभी मैं थोड़ा बड़ा लाइसोसोम पहले ऐसे बनाएगा, फिर पूरा इसको अंदर ले लेगा।
ये देखो, अब इसके अंदर क्या है, पाचक एंजाइम है, सबको गला देते हैं, इसको गला कड़ा के काट देंगे और खत्म कर देंगे। इसी तरह कोशिका में अगर कोई हानिकारक पदार्थ है या कोशिका के अंदर कोशिकांग है, वो भी बूढ़े होते हैं, कोशिका बूढ़ी होती है ना, हम भी बूढ़े होते हैं, क्यों? क्योंकि कोशिका बूढ़ी होती है। तो कोशिका में भी ये कोशिकांग मरते रहते हैं टाइम के अकॉर्डिंगली, तो उनको खत्म करना है। अब वो वेस्ट कहाँ जाएगा, वो वेस्ट कौन निकालेगा? ये लाइसोसोम ही निकालता है। लाइसोसोम उसको लेता है, डाइजेस्ट करता है, जो उसमें अच्छी चीजें होती है वो कोशिका द्रव्य में बेच देता है, बाकी क्या करता है, जैसे बैक्टीरिया को भी मार के ये क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा कोशिका भित्ति पे, ये आगे जाएगा और यहाँ से चिपक जाएगा, ठीक है, चिपक जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगी, कोशिका झिल्ली हट जाएगी और सारा वेस्ट मटेरियल जो है वो बाहर आ जाएगा, फेंक देगा बाहर ले जाके, ठीक है। तो ये काम करता है, कोशिका अंगों के टूटे फूटे भागों को भी और जो खराब पदार्थ है उनको भी बाहर निकालता है। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचककारी एंजाइम होते हैं जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। वही पाचन क्या होता है, बड़े बड़े अणुओं को छोटे अणु में, तो ये भी यही कर रहा है। बड़े बड़े जो अणु है जिसको कोशिका अवशोषित नहीं कर पाती है अपने काम के लिए, तो पहले ये क्या करता है, उसको छोटे 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 टुकड़ों में कन्वर्ट कर देता है ताकि कोशिका उसको काम में ले सके। और मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है, कोशिकीय चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म में अवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिका को पाचित कर लेते हैं। इसीलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका में सुसाइडल बैग यानी कि आत्मघाती, खुद को मारने वाली थैली किसे कहते हैं? क्यों? देखो, अभी मैंने बोला कोशिका क्या होगी, बूढ़ी भी होती है, कोशिका मरती भी है, तभी तो हमें जो स्किन की कोशिका है सर्दियों में वो वाइट वाइट निकलने लग जाती है स्किन, क्यों? क्योंकि ऊपर वाली मृत कोशिकाएं जो है वो हटने लग जाती है। तो कोशिकाएं मृत तो होती है लेकिन हमें क्या नई नई कोशिकाएं बनती रहती है। तो जो कोशिकाएं मृत होने वाली है या हो चुकी है उसको हटाना है, उसको गायब करना है। तो ये गायब करने का जो काम है वो कौन करता है? लाइसोसोम करता है। या कई बार हमारे शरीर में कुछ इम्बैलेंस केमिकल लोचा हो जाए और लाइसोसोम का दिमाग खराब हो जाता है, तो लाइसोसोम क्या करता है? अपने पाचक एंजाइम को कोशिका में बिखेर देता है। वो होता है ना, खुद सुसाइड कर लेता है, मतलब एक तरह से सुसाइड का मतलब क्या होता है? खुद को मार लेना। तो ये फट जाता है। इसके अंदर क्या है? कोशिका पाचक एंजाइम है जो किसी को भी गला सकते हैं, ऐसा हमने बोल दिया। अब ये कोशिका फट गया, फटा तो ये कोशिका के सारे इसके जो भी पाचक एंजाइम थे वो कहाँ फैलने लग गए? कोशिका द्रव्य में। और कोशिका द्रव्य में फैले तो जितने भी कोशिकांग है, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया है, चाहे वो अंतःप्रद्रवी जालिका है, चाहे वो गोल्जिका है, सब पे जाएंगे और सब पे जाएंगे, सबको गला देंगे। और जब सभी गल जाएंगे तो बेचारा ये कोशिका भित्ति भी गल जाएगी और कोशिका क्या हो जाएगी? मृत हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। ऐसा होता है हमारे शरीर में, सिर्फ बीमारियों में भी होता है, बीमारियों में भी होता है, कोई लग जाती है तब भी होता है और नॉर्मली भी होता है। थोड़ा हायर स्टडी करोगे तब पढ़ोगे। तो ये आत्मघाती थैली की तरह काम करता है, अपनी ही कोशिका को खा जाता है ये। तो आज हमने 3 कोशिकांग देखे। आई होप आपको समझ में आए होंगे और जो इंपॉर्टेंट चीजें आप वो याद रखेंगे। नेक्स्ट में हम अगले कोशिकांगों को देखेंगे, तब तक इंतजार कीजिए क्योंकि कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त।